glycolysis. This is the second part of glycolysis that includes the payoff phase. So in the last video we had discussed what is glycolysis, and there are 10 steps, or you can say reactions in glycolysis. The first 5 reactions are called the energy investment phase or also the preparatory phase. So I'll just go to the slideshow. So we have gone to these things. So these are the 5-step reaction, the first 5 reaction, which is known as preparatory phase, where you can see that at reactions first and third, ATP is utilized. So 1-phosphate molecule of ATP is utilized, and so ATP gets converted into ADP. So this is what is called the preparatory phase, where glucose gets ready for its breakdown. ग्लूकोज टूटने के लिए तैयार हो जाता है. तो ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है. तो C6H12O6. लेकिन तुम फोर्थ रिएक्शन के बाद देखोगे, जैसे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, तो उसमें कितना कार्बन है? 3 कार्बन है. तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बाद जितना भी रिएक्शंस होगा, आपको इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? द मॉलिक्यूल that is there in the reactant should be there in the product side. ठीक है ना. यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स जो भी बन रहे हैं उनका वो बैलेंस होना चाहिए, उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बैलेंस्ड होने चाहिए. तो जैसे ग्लूकोज C6 था, लेकिन ग्लिसरल्डिहाइड में 3 ही कार्बन है. तो क्या होता है? ग्लूकोज जब टूटने लगता है तब वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड बनाता है. ग्लिसरल्डिहाइड और DHAP दोनों बनते हैं. तो दोनों देखिए 3-3 कार्बन कंपाउंड है. तो क्या हो जाता है? DHAP कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट में. या तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड. यहाँ से जब वो बढ़ेगा तो दे विल बी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. तब ना पहले ग्लिसरल्डिहाइड का 3 कार्बन और दूसरे ग्लिसरल्डिहाइड का 3 कार्बन मिला के 6 होगा. तब वो ग्लूकोज C6H12 के बराबर होगा. इसलिए यहाँ के बाद जितना भी रिएक्शंस होगा उन सब का 2 साइकिल चलेगा. इसीलिए आपको ATP मिलता है या NADH मिलेगा इसके बाद, तो वो हमेशा 2 दिखाएगा आपको. ठीक है. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द रिएक्शन. द नेक्स्ट 5 रिएक्शन that is called the payoff phase. So what happens in the payoff phase? Oxidation of glucose takes place that will release energy in the form of ATP as well as NADH. Okay, so step 6 में आप देखिए ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है. देखिए ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है. क्यों 2 लिखा हुआ है? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होगा. ठीक है. नाउ दिस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट विल बी, इसका ऑक्सीडेशन होगा, और इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो आपको क्या मिलेगा? 1,3-bis-phosphoglycerate. दिस glyceraldehyde 3-phosphate is oxidized into 1,3-bis-phosphoglycerate in the presence of the enzyme GAPDH, मतलब glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. और इस रिएक्शन में एक NADH रिलीज होता है. तो आप देखिए एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल अंदर जाता है, एक नहीं, क्योंकि 2 साइकिल्स हो रहा है इसलिए 2 फॉस्फेट लिख रहे हैं. तो यू आर गेटिंग NADH हियर. नेक्स्ट स्टेप 7 में क्या होता है? देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ फॉस्फोरिल ग्रुप. ओके, there is a transfer of phosphoryl group from what you call group from 1,3-bis-phosphoglycerate to ADP. You can see here. Can you see that in glyceraldehyde आपका जो glyceraldehyde 3 फॉस्फेट है उसमें एक फॉस्फेट है. ठीक है. 1,3 में क्या हो रहा है? कार्बन नंबर 1 पे भी लग रहा है, तो एक फॉस्फेट ग्रुप इसमें एड अप होता है. सो ट्रांसफर ऑफ फॉस्फोरिल ग्रुप फ्रॉम 1,3-bis-phosphoglycerate टू ADP. इसीलिए जब आपका 1,3-bis-phosphoglycerate अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा, सो व्हाट इज हैपनिंग? ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, 2 था ना 1,3-bis-phosphoglycerate में, तो फर्स्ट कार्बन पे जो फॉस्फेट है वो वहाँ से हट जाएगा और वो ADP से जाकर जुड़ जाएगा. तो ADP में एक फॉस्फेट डालते हो तो क्या बनाता है? वो ATP. ठीक है. और जो एंजाइम लगेगा दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज. ये जो एंजाइम है जिसको कि आप फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज कहते हैं,
it transfers phosphoryl group from 1,3-bis phosphoglycerate to ADP and it will form ATP. ठीक है, ATP बनाएगा और साथ साथ 3-phosphoglycerate बनाएगा. इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. देखिए 7th स्टेप को देखिए, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. क्यों? क्योंकि फॉस्फोरिल ग्रुप कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है? सबस्ट्रेट से. सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या है? 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट सबस्ट्रेट है आपका. ठीक है, वहाँ से फॉस्फेट निकल के और जो आपका एडीपी जो हेल्प कर रहा है रिएक्शन को, वो वहाँ जा कर के जुड़ रहा है. तो सबस्ट्रेट का फॉस्फोरिल ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है एडीपी को, इसीलिए आप उसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं. व्हाट इज सबस्ट्रेट? रिएक्शंस का जो भी इंटरमीडिएट्स आता है वो सबस्ट्रेट होता है. नाउ स्टेप 8 में आते हैं, कन्वर्जन ऑफ 3-phosphoglycerate to 2-phosphoglycerate. So here the enzyme phosphoglycerate mutase will be catalyzing the reversible shift of phosphoryl group. There is a reversible shift of phosphoryl group between C2 and C3. Okay, so as you can see, reversible shift होता है. पहले कहाँ था? C3 में था, अब ये phosphate group 2 में आ जाएगा. तो there is only a reversible shift of the phosphate group from C3 to C2. इसके लिए मैग्नीशियम ज़रूरी होता है, याद रखिएगा. मैग्नीशियम आपका फर्स्ट रिएक्शन में, दैट इज हेक्सोकाइनेज, और आपका जो ये 8th रिएक्शन है जहाँ आपका 2-phosphoglycerate बनता है, वहाँ पे ज़रूरी होता है. नेक्स्ट यू कम टू स्टेप नंबर 9. स्टेप नंबर 9 का जो आपका एंजाइम है, दैट इज एनोलेज. दिस एनोलेज विल प्रमोट रिवर्सिबल रिमूवल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एनोलेज का ये फीचर ही है, वो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को बाहर करेगा. तो 2H2O क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 2 साइकिल्स चल रहा है. ठीक है, सो देयर विल बी 2H2O एंड दिस विल फॉर्म फॉस्फोइनोल पाइरूवेट. सो यू कैन सी one molecule of H2 is removed and as a result phosphoenol pyruvate is made. Now again there will be a transfer. आप देख सकते हैं phosphoenol pyruvate में सेकेंड कार्बन पे एक phosphorus ग्रुप है. अब ये सबस्ट्रेट में से जो कि phosphoenol pyruvate है, इसमें जो ये फॉस्फेट ग्रुप है ये फिर जाएगा किसके साथ जुड़ेगा? एडीपी के साथ. तो सबस्ट्रेट कौन है? फॉस्फोइनोल पाइरूवेट. वो फॉस्फेट वहाँ से निकल करके एडीपी में जुड़ता है और एटीपी बनाता है. ठीक है, और जैसे ही आपका एटीपी बनता है, द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट यू कॉल पाइरूवेट. ओके, दिस इज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. तो 2 जगह आपने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखा जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ फॉस्फोरिल ग्रुप किससे होता है? सबस्ट्रेट से होता है. किसको होता है? एडीपी को होता है. क्यों होता है? एटीपी बनाने के लिए होता है. ठीक है, तो ये जो सेकेंड लेवल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, देन यू विल गेट द प्रोडक्ट पाइरूवेट इन इट्स इनॉल फॉर्म, राइट, एंड देन इट विल टॉटोमराइज. ठीक है, उसमें कुछ मॉलिक्यूलर चेंजेस होते हैं, टॉटोमराइजेशन आपने पढ़ा होगा, एंड दिस विल अगेन फॉर्म व्हाट यू कॉल पाइरूवेट. तो याद रखिएगा टॉटोमराइजेशन होता है इसमें. कभी कभी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है नो व्हेन यू गो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कि फॉस्फोइनोल पाइरूवेट से जो पाइरूवेट बनता है तो उसमें कौन सा केमिकल प्रोसीजर होता है? तो यू विल से द टॉटोमराइजेशन, राइट. सो दीज आर द 10 स्टेप्स ऑफ व्हाट यू कॉल ग्लाइकोलिसिस, जिसमें कि पहला 5 में आप देखते हैं प्रिपरेटरी फेज जहाँ पे एनर्जी लगती है, और बाकी जो 5 है उसमें आप देखते हैं कि आपको एटीपी मिलता है, एडीपी से एटीपी मिलता है और साथ ही साथ एनएडीएच भी मिलता है. सो दिस इज व्हाट is the complete step of glycolysis. You have done these steps. So देखिए, fructose 1,6-bis phosphate will be converting itself into glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate. Now from here the reaction will proceed taking in consideration glyceraldehyde 3-phosphate, because as I had explained you, the dihydroxyacetone according to the chemical equilibrium principle will convert itself into glyceraldehyde 3-phosphate. Why? Because this is a glycolysis reaction and we need ATP. Your body needs ATP. इसलिए डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate में. अगर ट्राइग्लिसराइड्स बनाना होता तो G3P कन्वर्ट हो जाता डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन में. ठीक है, उसके बाद देखो डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट से ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate बन जाता है. ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate से 1,3-bis phosphoglycerate, then 3-phosphoglycerate, then 2-phosphoglycerate, then phosphoenol pyruvate, and then pyruvate. Remember, the enzymes are very very important. Each and every chemical reaction, whatever is undergoing or taking place, you need to remember what is the enzyme that is useful. Whenever you are going to write your glycolysis, you will write the reaction in their molecular formulas and their names. Okay, and then above the arrow
you will be putting up the name of the enzymes. And as I have been explaining you the role of the enzymes or the role of the substrates, so in the same way you will be writing this in your papers. So it's just a recapitulation. So glycolysis क्या होता है? Series of reactions that extracts energy from glucose. Why are you taking glycolysis into consideration? Because it needs energy from glucose. How? This glucose undergoes catabolism by splitting into 2 3-carbon molecules called pyruvates. I told you na, pyruvate is a 3-carbon molecule. So 2 molecules of pyruvate will be released. Why? जब 2 molecules of pyruvate मिलेगा तो total number of carbon 6 हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज जिसको आप शुरू से लेकर चलते हैं that is a C6H12O6 molecule. Now you know glycolysis takes place in the cytosol and it requires 2 steps: energy required and energy releasing. Okay, energy requiring का मतलब investment phase, ठीक है, preparatory phase, और energy releasing का मतलब होता है payoff phase, जहाँ पे आपको energy मिल जाता है. So you can see glucose through the receptors, GLUT receptors will enter the cell membrane. They will form glucose 6-phosphate, then fructose 6-phosphate, then fructose 1,6 biphosphate, and other reactions will take place. DHAP and glyceraldehyde. glyceraldehyde से बहुत सारे reactions होंगे. पायरुवेट बनेगा. पायरुवेट का 2 फेट हो सकता है, या तो वो लैक्टेट बना दे या फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाए. किसके साथ जुड़ेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ, और एसिटाइल कोएंजाइम आई के साथ जुड़ने के बाद वो Krebs cycle परफॉर्म करता है. दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन और व्हाट यू कॉल ग्लाइकोलिसिस. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज. तो आपने देखा, अगर हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज की बात करते हैं, द फर्स्ट 5 रिएक्शन, सो यह ग्लूकोज जो है उसमें क्या होता है, ATP लगता है, ठीक है, और ADP बनता है. तो कितना तुमको फर्स्ट 5 रिएक्शन में तुमको कितना ATP लगता है? 2 ATP लगता है. 2 ATP लगता है, सो यू विल गेटिंग 2 ADP. अब एनर्जी पे ऑफ फेज, यानी कि जो आपका नेक्स्ट 5 स्टेप्स है, यानी कि स्टेप 6 to 10, जहाँ पे आपको एनर्जी रिलीज होती है, वहाँ पे आपको ADP ATP बनाता है. तो आपको 2 जगह पे ADP मिलता है. 2 रिएक्शन में आपने देखा कि आपको ADP मिलता है. देखिए 2 रिएक्शन में मिलता है ना. एक आपको 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाते हैं, उस समय ADP से ATP बनता है. और एक आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट से जब आप पायरुवेट बनाते हैं, देन यू गेट ATP. ओके, सो यू कैन सी हियर 2 जगह ATP मिलता है, लेकिन हम 4 क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज 6 स्टेप से जो भी होता है वो 2 बार होगा. क्यों? क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड. तो आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से वो रिएक्शन शुरू करना होगा. तो जो भी होगा वो सब 2 हो जाएगा. तो अगर आपको 2 जगह ATP मिला तो इट विल नॉट बी 2 ATP, इट विल 2 into 2 4 ATP. तो 4 ADP लगता है, तो आपको 4 ATP मिलता है. और आप देखिएगा एक NADH भी रिलीज होता है, तो हम इसको 2 लिखेंगे. क्यों 2 लिखेंगे? क्योंकि 2 साइकिल्स हो रहा है, ठीक है. एंड एट द एंड यू गेट 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल. तो नेट क्या है? ग्लूकोज से आपको क्या क्या मिल रहा है? 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स मिल रहा है. ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, what it gives us, it will give us 2 pyruvate molecules and 2 molecules of H2O. So in the first reaction 2 ADP is used to form, okay, so not in the first reaction. आप देख लीजिए 4 ADP और 2, कितना टोटल ADP जो है वो कितना लगा? तब 4 आपको एनर्जी पे ऑफ में मिला, लेकिन 2 ADP आपको मिल रहा है, तो 4 - 2 कितना होगा? 2 ADP होगा. 2 ADP आपको 2 ATP दे रहा है. क्यों 2 हो गया? क्योंकि फर्स्ट में देखिए ADP किससे बन रहा है? ATP से, और नेक्स्ट स्टेप में ADP ATP बना रहा है. तो एनर्जी पे ऑफ फेज का 4 ADP माइनस एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज का 2 ADP, सो यू आर गेटिंग 2 ADP. सो 2 ADP मॉलिक्यूल्स फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ जब मिलता है तो वो 2 ATP बनाता है, और 2 NAD प्लस जो है आपका वो 2 NADH प्लस 2H बनाता है, ठीक है. यही है आपका नेट गेन ऑफ एनर्जी. अब देखिए एक NADH का वैल्यू कितना होता है? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP. तो अगर एक NADH का वैल्यू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP है, तो 2 NADH का वैल्यू कितना होगा? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH. फिर से सुनिए, 1 NADH is equal to 3 ATP. So 2 NADH will be equal to 2 into 3.
एक NADH 3 ATP दे रहा है, तो 2 NADH कितना देगा? 6 ATP देगा। तो NAD से आपको 6 ATP निकल रहा है और ADP से आपको 2 ATP निकल रहा है। टोटल ATP कितना निकल रहा है ग्लाइकोलिसिस में? 8, 2 + 6। सो नेट गेन ऑफ एनर्जी at the end of glycolysis is 8. Now remember, ये जो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज है टू पायरूवेट, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब हीट इज रिलीज्ड, ठीक है? तो हीट विल बी रिलीज्ड. Now one more thing I would like to tell you, this comes in your competitive exams. Now ATP एक एलोस्टेरिक इनहिबिटर है, किसका? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का. रिमेंबर, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जस्ट चेक कहाँ पे मिलता है आपको. ATP is an allosteric inhibitor of phosphofructokinase. Now what will happen? Glycolysis will stop in cell that will be having large amount of ATP. अगर किसी भी सेल में ATP का नंबर बहुत ज़्यादा है तो ग्लाइकोलिसिस स्टॉप हो जाएगा, ठीक है? AMP और ADP जो है वो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है. एक्टिवेटर तो क्या करेगा? इट विल गेट एक्यूमुलेटेड इन सेल when energy content is depleted. जब भी एनर्जी कंटेंट कम होगा तो ADP या AMP स्टोर होता है. क्यों? क्योंकि वो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है, ये स्टोर हो सकता है. लेकिन जो भी आपका एलोस्टेरिक इनहिबिटर है वो क्या होता है? वो स्टोर नहीं होता है, वो आपका निकलता जाएगा या फिर कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है? तो ATP जो है वो आपका एलोस्टेरिक रेगुलेशन में इट एक्ट्स एज एन एलोस्टेरिक इनहिबिटर. और इसीलिए जो है आप देखिएगा कि जैसे ही सेल्स में ATP का अमाउंट ज़्यादा होता है, व्हाट विल हैपन? जैसे ही उसमें ज़्यादा होता है वैसे ही वो क्या करेगा? प्रोडक्शन को रोक देगा. सो व्हाट इज़ एलोस्टेरिक रेगुलेशन? एलोस्टेरिक रेगुलेशन एक एंजाइमेटिक रेगुलेशन है, जहाँ पे क्या होता है? एंजाइम अपने इफेक्टर साइट पे नहीं लगता है, एक्टिव साइट पे नहीं लगता है, किसी दूसरे जगह पे जाकर के बाइंड हो जाता है, ठीक है? तो दिस इज़ व्हाट इज़ एलोस्टेरिक इनहिबिशन और एक्टिवेशन. तो अगर ATP इज़ एन एलोस्टेरिक इनहिबिटर, क्यों? कि जैसे ही नंबर ज़्यादा होगा वो अपना काम करना बंद कर देगा. लेकिन ADP क्या होता है? इट विल गेट स्टोर्ड in the body and when depleted this can be used. So remember this might be asked in your competitive examination. So I hope you have understood what is actually glycolysis, and do study well, and you can refer to books like Lehlinger and Harper for this, and whatever material has been supplied to you is good enough for you, so you need not worry about it. So till then, study well and have a good time. Thank you.